तो सर अब आती है बात कि जो 5 हेड है, सबसे पहले कौन से शुरू करेंगे सर? सबसे पहला सैलरी हेड, बहुत ही मजेदार है ना, और बहुत ही आसान भी है ना। फॉर्मूले 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 फॉर्मूले, मतलब जो लोग स्टैट्स के खिलाड़ी है ना, जिन्हें फॉर्मूले रटने में मजा आता है, तो उनके लिए सैलरी है ना सबसे बढ़िया फॉर्मूले रटने। लेकिन फॉर्मूले स्टैट्स की तरह नहीं है, फॉर्मूले बिल्कुल वैसी है जैसे हमारे इनकम टैक्स में अभी हमने सीखा प्रोसेस है। अब सबसे पहली बात यह आती है कि सैलरी हेड में इनकम कौन सी आएगी? सैलरी हेड में इनकम कौन सी आएगी? कौन सी इनकम आएगी सैलरी हेड में बताओ? हाँ, अब सैलरी हेड की इनकम पहचानने के लिए सबसे खतरनाक चीज है, एक बहुत साल पहले एक ऐड आया था naukri.com का, है ना, उस हेड से उसमें पता लगेगा सैलरी हेड में कौन सी इनकम आती है। यानी कोई भी बंदा अगर कहीं भी काम कर रहा है और उसका बॉस उसके सही काम को भी क्या कर दे, गलत साबित कर दे, और वो बेचारा क्या कर पाए, जो ये बेचारा है ना करेगा और वही कर पाए, तो वो इनकम कहां जानी है? सैलरी हेड में। ये है भाई, यानी कि बेचारा क्या लेके आया? रिपोर्ट। ये तो भाई मुंह पे लग गई सीधा। इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी क्या कर रहा है वो? इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी मुस्कुरा रहा है, तो इसका मतलब बेशरम नहीं है बेचारा। हाँ, इसका मतलब बेचारा कहाँ क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है बेचारा, एम्प्लॉय है और वो बॉस है। कि भाई क्या करें, बॉस को नाराज नहीं कर सकते, है ना, नौकरी से निकाल देंगे, कर देंगे ये। तो ताई ने यही ऐड पहचाना और ताई ने यही बात पहचानी, समझ रहे हो? ताई ने बोला अगर कोई तुम्हारे काम को सही करने के बाद भी बिना पढ़े फेंक के मार दे और तुम फिर भी क्या कर रहे हो, फिर भी तुम क्या कर रहे हो सर, फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो, तो वो जो एम्प्लॉय पैसे ले रहा है अपनी जेब में उस सामने वाले किससे, पर्सन से, वो कहां जाएगा? सैलरी हेड में। इसका मतलब अ पर्सन हैविंग कंट्रोल, अ वन पर्सन हैविंग 100% कंट्रोल ऑन बाबू वर्क ऑफ अनदर पर्सन। अगर 100% कंट्रोल है किसके ऊपर? बोलो, दूसरे बंदे के ऊपर, तो कहां जाना है वो? सैलरी हेड में जाना है। बोलो, बात समझ में आ रही है? अरे सुन रही बात? इसका मतलब यह है कि अगर ये एक पहचान अगर हमें नहीं मिलती तो फिर हम उस इनकम को कहां नहीं ले आ सकते? सैलरी हेड में नहीं ले आ सकते। अब पूछ लो सवाल कुछ, सिर्फ इसी लाइन से तुम्हें आंसर देना है। पहचानने का तरीका है कंट्रोल ऑफ सर्विस, वार्डन अलाउंसेस। वार्डन कौन होता है भाई? है ना, एक तरीके से चौकीदार मान लो, चलो, है ना, चौकीदार, या फिर अगर हॉस्टल होते हैं तो हॉस्टल में जो हॉस्टल की देखरेख करता है। एक वार्डन है, वो नाइट ड्यूटी कर रहा है, या एक चौकीदार है, वॉचमैन है, जो नाइट ड्यूटी करता है, उसको अलाउंसेस मिल रहे हैं। अलाउंस मतलब पैसा, अलाउंस मतलब पैसा मिल रहा है कुछ। अब उसको जो पैसा मिल रहा है वो किस हेड में जाएगा? क्यों? 100% कंट्रोल मानोगे नहीं मानोगे? क्या वो कह देगा कल से नहीं आ रहा, मैं मजा नहीं आ रहा रात में, तो क्या होगा भाई? वो नौकरी छोड़ दे अपनी, है कि नहीं बात? और जो लोग कर रहे हैं बेचारे मजबूरी में कर रहे हैं, तो इसका मतलब, और उसका कंट्रोल है कि नहीं है? कि अगर तुम क्या 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए छोड़ के जा सकते हो, तो चौकीदार क्या होगा भाई? नौकरी से निकाला जाएगा। इसका मतलब ये किस हेड में जाएगा? पूरी दादा सैलरी। अगली बात सुनना ध्यान से, एमपीज एंड एमएलए सैलरी। ओ भाई, एमपी एंड एमएलए सैलरी, जितने भी एमपीज हैं और जितने भी एमएलएज हैं, इनको सैलरी मिल रही है। जैसे प्रधानमंत्री को सैलरी मिल रही है तो एमपी है ना, सैलरी तो मिलती है। अब जितने एमएलए हो गए, मान लो भैया जो चीफ मिनिस्टर्स हो गए स्टेट के, वो एमएलए में, वो एमएलए आ गए, उनको सैलरी मिलेगी, वो किस हेड में जाएंगे?
बोलो, सैलरी रिसीव बाय द एमपीज। पक्का किस हेड में जाएगी बाबू? सैलरी। बिल्कुल गलत जवाब, लगा लो कांटे। अरे नशेड़ियों, क्या कंट्रोल है? नशा करके बैठे हो? ये बताओ, हमारे देश के जो एमपी हैं, जितने भी एमपी हैं, वो तो बेचारे कई बार गुस्सा तो गोला बना बना के फेंक दे, वो है ना, वो ये तो करते हो। वो बेचारे स्पीकर की कोई सुनता है? वो कहते रहते हैं यार चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। चिल्लाते रहेंगे, बजाते रहेंगे, है ना। हाँ, है कि नहीं बात? और फिर क्या होता है, स्टेटमेंट आती है आज की, है ना, पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया गया, ठीक है, अगले सेशन के लिए, और कोई निष्कर्ष, कोई डिबेट नहीं हो पाया। सभी एमपीज ने क्या कर दिया? शोर मचाना शुरू कर दिया। कई बात है ना। तो ये बताओ, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि उनकी सरकार को क्या किया गया है? सिलेक्ट करा, उनमें से चुना गया है। समझ में आई ना बात? ठीक है। अब ये बताओ, मोदी जी पे किसका कंट्रोल है फिर? नहीं। अच्छा, मुर्मू, हमारी मुर्मू प्रेसिडेंट कहते हैं, है ना, कि भैया रशिया मत चले जाना, तो सुन लेंगे उनकी वो? समझ में आई बात? अच्छा, राहुल गांधी भी एमएलए, वो हो गया एमपी, उन पे किसका कंट्रोल है? टाइप पे किसका कंट्रोल हो गया? इसका मतलब उसके काम के ऊपर अगर किसी का कंट्रोल नहीं है तो फिर वो एम्प्लॉय नहीं है। इसका मतलब एमपीज और एमएलए, उनको मिलती सैलरी है पर वो एम्प्लॉय नहीं है। समझ रहे हो? फिर तो लोचाओगे। यानी कि भाई नाम पे मत जाना, सैलरी नाम है, नाम पे मत जाना। हाँ, तो ये उनकी अदर सोर्स में जाती है। जितने भी हमारे एमपी एमएलए हैं जिनको पार्लियामेंट से सैलरी मिल रही है, उनके नाम पे आगे सैलरी जरूर लिखा है, लेकिन उनकी इनकम टैक्सेबल कहां होती है? तो उसमें अदर सोर्स चैप्टर के फॉर्मूले लगेंगे, सैलरी हेड के फॉर्मूले लगेंगे। सैलरी हेड के फॉर्मूले लगे अदर सोर्स के, तो पता लगा तुमने उन्हें सैलरी में दे दिया, सैलरी हेड का फॉर्मूला लगा दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अरे कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना इनकम की। अब सैलरी हेड के अंदर जब तुम घुस गए तो तुम्हें पता लगेगा सैलरी हेड में सैलरी कैलकुलेट करने के फॉर्मूले अलग हैं, और अदर सोर्स के हेड में अदर सोर्स की इनकम के फॉर्मूले अलग हैं, और कैपिटल गेन्स के फॉर्मूले अलग है, और हाउस प्रॉपर्टी के फॉर्मूले अलग है ना। बात समझ में आ रही? अब कॉरिलेशन का फॉर्मूला मीन मीडियन निकालने के लिए थोड़ी लगा दोगे, स्टैट्स तो पढ़ी है ना, और मीन का फॉर्मूला कॉरिलेशन निकालने के लिए थोड़ी लगा दोगे। तो ऐसी सैलरी का फॉर्मूला अदर सोर्स की इनकम पे नहीं लगाया जा सकता। तो इसका मतलब सैलरी नाम क्या है? एक क्या पता लगा बाबू? सैलरी नाम क्या है? सिर्फ भ्रम है, भ्रम है ना, सैलरी नाम है बस। अगली बात देखो, डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूशनल अलाउंस टू एमपी एमएलए आर एग्जेम्प्ट, है ना, कि कुछ तरह के इनको जो दो तरह के अलाउंसेस मिलते हैं। अलाउंसेस का मतलब होता है कैश, अलाउंसेस का मतलब क्या होता है बाबू? कैश। तो डेली का कैश मिलता है इन्हें, और एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एमपी एमएलए को पैसा मिलेगा। तो ताई भैया, ताई अपने लिए टैक्सेबल थोड़ी कर देगी, ताई ने खुद के लिए क्या कर रखा है? एग्जेम्प्ट कर रखा है कि भाई हम इन पे टैक्स नहीं देंगे। हाँ, अपने लिए तो करेंगे। चोर चोर भाई भाई, जो भी फाइनेंस बताओ, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आएगा वो अपने ही साथियों का टैक्स थोड़ी लगवा देगा, है कि नहीं बात? अगली खतरनाक बात, खतरा भी बन रहा है। बचपन से सीखते आ रहे हो पार्टनर गेटिंग सैलरी, और तुम अकाउंट्स में लिखते भी यही नाम हो, पार्टनर सैलरी। तो बताओ पार्टनर्स की सैलरी किस हेड में जाएगी? सैलरी में क्यों नहीं जाएगी? हाँ, ये बताओ, एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के ऊपर कंट्रोल है होगा क्या? नहीं है। और अगर मान लो इक्वल पार्टनर है तो भयंकर तरीके से नहीं है। वो कहेगा कल दुकान खोल दिया कि मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा तू? क्यों नहीं आएगा? मैं ही करूंगा क्या? है कि नहीं बात? हाँ, म्यूचुअल एजेंसी होती है पर कंट्रोल नहीं होता काम के ऊपर, ऐसे कर ले ऐसे कर ले, ठीक है। तो ताई ने क्या बोला, ये कहां जाएगा? इसको बिजनेस वाले चैप्टर में डाला। रीजन देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द सर्विस। बात समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, अगली बात, अगर मुझे कहीं से कुछ पैसे मिल रहे हैं, अमाउंट मिल रहा है, क्या करने के लिए?
फुल टाइम वर्क, तो ये पैसा कहाँ जाएगा? ये सैलरी में जाएगा, क्योंकि कॉलेज का क्या होता है सर? ये सैलरी है। लेकिन कॉलेज वाले कह रहे हैं सर हमारा काम आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस हमारी यूनिवर्सिटी का ना या हमारे कॉलेज का पेपर सेट कर दो, हम आपको पैसे दे देंगे। तो क्या सैलरी है? क्या उनका कंट्रोल है मेरे काम पे? क्या वो मुझे ये कह सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन डालना, या ऐसा ऐसा भयंकर पेपर बना देना, ऐसा भयंकर बना देना बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएं, या ऐसा लड्डू पेपर बना देना, दो दमा दो चार, ऐसा बच्चे को लगा भाई ये क्या कर दिया? उन काम पे कंट्रोल है क्या? नहीं। इसलिए कहां जाएगा ये मेरी अदर सोर्स की इनकम बनेगी, सैलरी हेड की इनकम नहीं बनेगी। ठीक है, बोलो भाई। अगली बात सर सुनना ध्यान से। अगर एक एम्प्लॉय कह रहा है कि उसकी सैलरी तो एक्रूड, मतलब एक तरीके से आउटस्टैंडिंग, ड्यू हो गया, मतलब पैसा मिलेगा उसे, काम उसने कर लिया है, उसका पैसा ड्यू हो गया, और उसे पता लगा कि ड्यू होने के टाइम पर उसकी सैलरी क्या है? टैक्सेबल भी है। अब वो कह रहा है अपने एम्प्लॉयर से मुझे नहीं लेनी सैलरी, रख ले। तो ताई कह रही ये क्या बात हुई भाई, रख ले मतलब? तो ताई को बड़ा अजीब सी लगी ये बात। ताई कह रही रख ले मतलब क्या होता है? अब तेरी सैलरी, तूने काम किया पूरे महीने, तो सैलरी लेना, कूड़े में बहा दे सैलरी पैसे को, मंदिर में दान कर दे तू, है कि नहीं बात? तू गरीबों में बांट दे। ये क्या मतलब होता है? एम्प्लॉयर को कह रहा रख ले। मैं अपनी सैलरी वेव करता हूं, माफ करता हूं, माफी कर, मुझे लेनी नहीं है सैलरी। तो ताई ने बोला भाई तू ये ले न ले, क्या होगा? ये चार्जेबल टू टैक्स है, आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। तो हाँ, तो इसमें जो लोग क्या करते थे पहले जमाने में, क्या करते थे लोग बाग, कि सैलरी तो ड्यू हो जाती थी, तो सैलरी ड्यू में से कुछ हिस्सा वेव कर देते थे और कैश में ले लिया करते थे। अब इससे दोनों का, ये आप पुराने कई फर्म में आज भी ऐसे चलता है कंपनी में, इससे दोनों का फायदा है। अब एक बात सोचो, चलो यही बताता हूं, मान लो तुम सब बच्चों ने ना कैश दिया, आर जी को क्या दिया? कैश दिया, ठीक है। अब ये बताओ, अगर उस मेरे पास भाई मान लो तुमने 50-50 दोनों ग्रुप के पैसे दिए, मान लो फॉर एग्जांपल 50-50 हज़ार रुपए दिए, और 100 बच्चों के मान लो 50 लाख आ गए। अब 50 के 50 लाख लेट अज्यूम कैश रखा है। अब कैश घर में रखे तो भी डर, कोचिंग में रखे तो चोरी का डर, समझ रहे बात को? अब बैंक में डालूंगा तो टैक्स लगेगा, और 50 लाख रुपए या घर में फिर छुपा के रखो तो वही रहता है, कहीं जा नहीं सकते, किसी को पता लग जाए, चोरी, मतलब दिमाग में ये सब रहता है। और फिर कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते, घर में ताला नहीं लगा सकते, घर में क्या पड़ा है? कैश पड़ा है। अब कोई किसी को पता हो ना हो, हमारे दिमाग को पता होती है बात, है कि नहीं बात? हमारे दिमाग को पता होती है बात। अब हुआ ये कि इसका एक तरीका, या तो 50 लाख खर्च कर दूं। 50 लाख आदमी एकदम से कैसे खर्च कर दे भाई? तू क्या क्या ले लेगा 50 लाख? तो फिर पूछेगी ताई कि साल के कमाता 10 लाख है, तुम मर्सिडीज कैसे ले ली 50 लाख, है कि नहीं बात? और तुम फिर वो भी कहेगा बेचने वाला 50 के 50 कैश, तो वही नोट करेगा कैश मिले भाई। वो क्यों अपने ऊपर इल्जाम लेगा किस चीज का? वो तो कहेगा भाई क्लाइंट ने कैश दे दिया, मैंने गाड़ी बेच दी, तुम जानो वो जाने। अब इसका एक तरीका और होता है, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से लिंक्ड है सब चीजें। सॉफ्टवेयर इतना खतरनाक डेवलप है, HCL ने बनाया भाई, है ना? राइट। तो सॉफ्टवेयर इतना खतरनाक बना है, सबका, जैसे वो है ना वो स्त्री है सबका खाता आधार कार्ड लिंक है, ऐसे ही भैया सबका आधार कार्ड लिंक है रियलिटी में। अब इसका एक तरीका है, सुनो ध्यान से। अब मैं ऑफिस में मैडम को क्या बोल रहा हूं कि सैलरी मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, सैलरी कर दो वेव और कैश ले लेना। तो कैश कम हो गया नहीं होगा? तो टाई कह रही है वेव का क्या मतलब है? काम तू कर रहा है और क्या कह रहा है? वेव। इसका क्या मतलब है? तो इसलिए इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं क्या किया है, ये झोल झाल चोरी चकारी की है। तुम कैश में ले लेते होंगे, है ना, और दिखा देते होंगे वेव। अब वेव करने से क्या होगा, तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी बच गई, तुमने क्या ले लिया? कैश में ले लिया। तो ताई ने कहा मुझे ये बात सही नहीं लगती, अनलेस अदरवाइज तुमने एक फॉर्म ना भराओ ये वाला। यस, इस एक्ट के तहत एक फॉर्म मिलेगा तुम्हें, तुम उस सैलरी को सरेंडर कर दो तो उस सैलरी पर क्या नहीं लगेगा, उस सैलरी पर टैक्स नहीं लगेगा। वही तो टू द सेंटर, तुम यू हैव सरेंडर टू द सैलरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द वॉलंटरी सरेंडर स्कीम। ये पता कब होता है? जैसे कोरोना आया, पेंडेमिक आया, कोरोना आया बहुत भयंकर,
तो भाई तुम्हारा दिल इतना बड़ा हुआ, तुम्हारा दिल इतना बड़ा, तुमने कहा फॉर्म भर के कि ये सैलरी मैं किस में देता हूं, गवर्नमेंट को सरेंडर कर देता हूं, गवर्नमेंट क्या करेगी, इसका इस्तेमाल कर लेगी देश की भलाई के लिए। तो जो पैसा तुमने किसको दे दिया, तो उस पर टैक्स किस बात का बनता है, ये तो मैंने तुम्हें ही दे देना ताई, भाई किसी से कमा के तुम्हें दे रहा हूं तो टैक्स क्यों ले रही हो, तुम टैक्स लेती मैक्सिमम 30, मैं तो 100% तुम्हें दे रहा हूं। तो ताई ने कहा इसके तहत क्या नहीं लगेगा, इनकम तुम्हारी सैलरी हेड में नहीं जुड़ेगी। और अगली बात बच्चों वाली, सर तुमने जॉब करी इंडिया में, पेंशन ले रहे हो यूएस में, वो पेंशन किस हेड में जाएगी, नहीं टैक्स तो लगेगा, किस हेड पे लगेगा, मतलब फॉर्मूला सैलरी हेड का लगाऊं या अदर सोर्स का लगाऊं, गलत जवाब, सैलरी का ही लगेगा, क्योंकि पेंशन का मूल स्रोत यानी पेंशन का मेजर सोर्स क्या है, सैलरी। पेंशन इसलिए मिलती है क्योंकि कोई बंदा जॉब करता है, तो जॉब करने के ऊपर पेंशन भी किस हेड में जाएगी, तो पेंशन सैलरी हेड के अंदर जाती है, सैलरी हेड के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सैलरी टू फॉरेन एम्प्लॉय बाय फॉरेन गवर्नमेंट हु इज प्रोवाइडिंग सर्विस इन इंडिया, अब सर्विस कहां मिल रही है, तो वो क्या कमा रहा है, अर्न इन इंडिया कमा रहा है। अब अर्न इन इंडिया में वो टैक्स करेगा इंडिया में सेक्शन 5 के हिसाब से, सेक्शन 5 अगला सवाल ये पूछता है फॉर्मूले किस हेड के लगाऊं, तो किस हेड के लगेंगे, सैलरी। आप सैलरी दे रहे हो एक फॉरेन एम्प्लॉय को, किसके द्वारा, फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा, यानी विदेशी कंपनी या फॉरेन विदेशी गवर्नमेंट सर्विस का पैसा दे रही है फॉरेन एम्प्लॉय को, जो फॉरेन एम्प्लॉय जॉब इंडिया में कर रहा है, तो उसके ऊपर इंडिया में जो टैक्स भरेगा उसके ऊपर जो टैक्स निकालने से पहले फॉर्मूला, कमाई के फॉर्मूले लगेंगे, वो लगेंगे सैलरी हेड के। तो टैक्सेस के फॉर्मूले अलग होते जो तुम्हें सिखा दिए ब्रेकअप पार्टी, चैप्टर के फॉर्मूले क्या होते हैं, अलग होते हैं। बोलो भाई समझ में आ रही है बात, यस सर। अगली बात देखो, और आज की आखिरी बात, इसी में निकल जाएगा टाइम। सैलरी में सबसे पहली चीज जो हर एक एम्प्लॉय को मिलती है उसे बोलते हैं बेसिक सैलरी। क्या बोलते हैं बाबू, बेसिक सैलरी मिलती है। अब जब बेसिक सैलरी मिलती है ना, तो कई जगह पर तुम जब भी पहली बार जॉब के लिए जाओगे तो तुम्हें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, 10,000 डैश 2,000 डैश 16,000 डैश 3,000 23,000 18 19 20 21 22,000 है ना, ऐसे। इसका मतलब क्या होता है, क्या है ये तो पूछा, ये सवाल मेरा है, क्या है, नहीं पैसे कम नहीं कमा रहा वो। इसका मतलब होता है ये उस एम्प्लॉय का पे स्केल है, क्या है, इसके आधार पर ही उसका आगे की इनकम, यानी जिसका पे स्केल इतना होता है वो लाख रुपए से ऊपर कमाता है। हाँ ये बेसिक है, बेसिक। और सैलरी हेड में इसके साथ बहुत सारी चीज जुड़ती है, पे स्केल। तो आज हमें सीखना है पे स्केल होता क्या है। अब क्वेश्चन में तुम्हें ये दिया मिलेगा, और क्वेश्चन में कहेगा पे स्केल, ये क्वेश्चन में एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन के अंदर। फिर क्वेश्चन कहेगा कैलकुलेट द बेसिक सैलरी, ये एमसीक्यू में भी आ जाता है। कैलकुलेट द, बोलो भाई लोगों, कैलकुलेट द बेसिक सैलरी। अब उसमें सुनना, पहले क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। सबसे पहले पे स्केल को डिकोड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, कुछ समझ पा रहे हो क्या इसका मतलब? इसका मतलब है जब तुमने अपनी जॉब ज्वाइन करी तब तुम्हारी सैलरी कितनी थी, बेसिक। और जिस दिन तुमने ज्वाइन करी अब वो अगले साल कितनी हो जाएगी, 12। 2-2 हजार रुपए जोड़ते जाना जोड़ते जाना जोड़ते जाना, जब तक कहां ना पहुंच जाओ 16। और जिस साल 16 हो जाएगी फिर उसमें 3-3 हजार जोड़ते जाना, जब तक कहां ना पहुंच जाओ 22। और डैश लगा के लिख देते हैं मान लो 5,000, और फिर उसके अगले साल 5-5 हजार सैलरी तुम्हारी हर साल बढ़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा होगा पे स्केल ये है, उसकी ज्वाइन डेट है 1 जनवरी
2020 कब ज्वाइन किया उसने? 1 जनवरी 2020। पर मेरे एग्जाम में ईयर कौन सा आ रहा है? मेरे एग्जाम का प्रीवियस ईयर है 2000। भाई ये क्या चक्कर है? यहां डेट दे रखी है ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2020 और मेरे एग्जाम में ये आ रहा है। इसका मतलब मुझे उसकी बेसिक सैलरी कब की निकालनी है? 24-25 की। समझ में आई बात? तो 3 डेटा दिए, एक दिया पे स्केल, एक दी ज्वाइनिंग डेट और फिर बोला अपने साल की सैलरी निकाल। समझ गए? अब देखो कैसे लिखूंगा। एक चीज हमेशा याद रखना, पे स्केल कहां से शुरू होगा? ज्वाइनिंग डेट से, है ना। बच्चा एग्जाम में गलतियां करता है, उसे लगता है हर चीज 1 अप्रैल से शुरू होती है। भाई टेक्स्ट में हर चीज 1 अप्रैल से शुरू नहीं होती। 1 अप्रैल से तुम्हारा प्रीवियस ईयर शुरू होता है ना। बाकी चीजें आपकी ड्यूरिंग द ईयर भी हो सकती है, जैसे पे स्केल। पे स्केल कहां से शुरू हुआ? तो मैं लिखूंगा सर पे स्केल शुरू हुआ 1 जनवरी 2020। ठीक है, कंपनी ने बोला 1 जनवरी 2020 को तेरी बेसिक कितनी बोल? 10,000। कितनी? ओ भाई कितनी? 10,000। 1 जनवरी 2021 को मिठाई का डब्बा जाएगा घर। क्यों जाएगा मिठाई का डब्बा? क्योंकि तुमने कहा मम्मी इस बार बेसिक कितनी हो गई? 12। अगला मिठाई का डब्बा कब जाएगा? कितने रुपए? अगला मिठाई का डब्बा कब जाएगा? कितने रुपए बाबू? और अगली बार मिठाई के डब्बे में लड्डू नहीं जाएंगे भैया, अगली बार मिठाई के डब्बे में जाएंगे काजू कतली। क्यों? क्योंकि अब सैलरी कितनी हो गई? और 1 जनवरी 2025 बाबू 25 कितनी हो गई? 22,000। फिर 1 जनवरी 2026 कितनी हो गई? 5,000 बढ़ेगी पूरी दादा, 5,000 रुपए कितने हो गए? तो इसका जिंदगी भर बनाते रहोगे, अगले जन्म तक ले जाओगे इसे? तो आगे मत जाओ। नहीं नहीं नहीं, 27, 28, 29 बनाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे एग्जाम में क्या आ रहा है? मुझे तो ये देखना है ना। तो 24-25 कब से शुरू होता है? तो मैं बच्चों की तरह लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, इसलिए अप्रैल 2000, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी 25, फरवरी 25, मार्च 25। केबीसी में भी ना पूछेंगे ऐसे सवाल जो मैं तुमसे पूछने वाला हूं। शाहरुख खान आते थे बहुत साल पहले, क्या 5वीं पास से तेज हैं? क्या 5वीं पास से तेज हैं? तो सारे सवाल पूछते थे 5वीं क्लास के, और उसमें भी लोग कैश नहीं जीत पाते थे। तो अगर आप 5वीं पास से तेज हैं तो मुझे बता दो अप्रैल 24 में उसकी सैलरी कितनी है? देखा? इसमें भी कंफ्यूज हो रहे, बताओ तुम। 16, 19 या 22? पक्का? सही वाला लॉक कर दिया दीदी? पक्का? अप्रैल 24 किसके बाद पड़ेगी? जनवरी 24 के बाद पड़ेगी ना। तो जनवरी 24 के बाद पड़ेगी और जनवरी 25 से पहले पड़ेगी, तो अप्रैल 24 यहां पड़ेगी। तो अप्रैल 24 अगर यहां पड़ेगी तो जनवरी 24 में अगर मेरी 19 थी तो जनवरी 25 में अगर मेरी 22 हुई है तो जनवरी 24 के बाद तो कितनी 19 ही रही होगी। तो बताओ अप्रैल 24 में 19,000। ठीक है चलो, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मिठाई का डब्बा कब जाता है? अब जनवरी 25 में कितनी हो गई? होश में बताना। 22, फरवरी 25 में 22, मार्च 25 में 22। इसके आगे मत जाना क्योंकि मेरे एग्जाम में ईयर यही आ रहा है, बस यही 12 महीने हैं। बात समझ में आ रही है? टोटल बेसिक सैलरी कितनी है उसकी 24-25 की? 2 लाख। अब ये तो मैंने जनवरी फरवरी लिखा। जब तुम्हें पे स्केल अच्छे से तुम्हारी खोपड़ी में चला जाएगा तो तुम इसे कैलकुलेटर पे कर पाओगे, है ना। अब शॉर्ट में बच्चा कैसे करता है? 19,000 इंटू 9, 22,000 इंटू 3,
लेकिन समझना पड़ेगा ना। अगला सवाल सुनो, सेम रखते हैं, सेम पे स्केल रखेंगे और इस बार मैं उसकी ज्वाइन डेट रख रहा हूं 1 नवंबर 2021। बताएंगे भाई, ऑनलाइन वाले बालक भी साथ साथ बताएंगे। सेम पे स्केल, ज्वाइनिंग डेट 1 नवंबर 2021। सैलरी, कैलकुलेट सैलरी ऑफ 2024-25। कैलकुलेट बेसिक सैलरी ऑफ करो पूरा करने दो पहले बाकी बच्चों को भी। पहला स्टेप डिजाइन पे स्केल, स्टेप नंबर 2 सैलरी ऑफ माय प्रीवियस ईयर। पे स्केल, सैलरी। ऑनलाइन वाले वाला भी बताएंगे सर। दो लाख 1,000। एक बालक कह रहा है 2,01,000। दो बच्चे कह रहे हैं 178। बताओ दीदी इधर तो वो कहाँ है फोटोग्राफर? कितनी है? हाँ कोई बात नहीं। करें, सॉल्व करें। पे स्केल कब से शुरू होगा? 1, बोलो भाई आगे बतानी है बात। 1 नवंबर 2021। कितने रुपए? 1 नवंबर 2022। बोलो कितने? बोलते जाओ साथ साथ। 1 नवंबर 2023। 1 नवंबर 2024। 1 नवंबर 2025। वैसे तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, पर चलो 1 नवंबर 2026। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, अब लिखते मत चले जाना, क्योंकि हमारे एग्जाम में ईयर कौन सा आ रहा है? अब मुझे 24-25 बिल्कुल। क्या 5वीं पास से तेज है? ये वाला सवाल पूछते हुए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मिठाई का डब्बा कब जाता है? हमेशा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो भाई लोगों मुझे बताओ, अप्रैल 2024 से मुझे मार्च 2025 तक की उसकी सैलरी निकालनी है, तो मुझे अपने पे स्केल में ढूंढना पड़ेगा कि अप्रैल 24 कहां पड़ती है। कितनी होगी? कितनी होगी सैलरी?
पक्का भाई? नवंबर 23 के बाद और नवंबर 24 के बीच में ही तो अप्रैल 24 पड़ेगी। अब भाई इसमें टैक्स वाले मास्टर जी कुछ नहीं कर सकते, ये तो बच्चों वाली चीज़ है ना। ठीक है, स्कूल में सीख लेते हैं कि भैया कौन सी वैल्यू कहाँ पड़ती है, बीच में पड़ेगी। इसका मतलब मेरी अप्रैल 24 में कितने रुपए कमाता था मैं? मई में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मिठाई का डब्बा नवंबर में जाता है इस बार, क्यों? क्योंकि नवंबर में सैलरी कितनी हो जाती है? 16, दिसंबर में 16, जनवरी में 16, फरवरी में 16, मार्च में 16। टोटल आंसर एग्जाम में निकाल देना, 14,000 इंटू 7, 8 और हाँ कितना आ गया? 1 लाख। जमते जमती बात, समझ गए? नहीं वो एक अलग मुद्दा है, पर मुझे एग्जाम में पे स्केल निकालना आना चाहिए। अभी रुकेंगे, अभी भागेंगे नहीं रुकेंगे। ये तो होगी सर बीकॉम वाली बात। कौन सी बात हो गई है? अब सुनेंगे सीए वाली बात। क्वेश्चन सेम होगा एग्जाम में, ठीक है भैया? चलो मैं यही इतना नोट कर लिया ना, फोटो खींच लो, घर पे चाहे लिख लेना ढंग से अपनी फेयर कॉपी में, रजिस्टर में ना। क्वेश्चन सेम होगा एग्जाम में। एक मिनट, हाँ ओके। क्वेश्चन भाई लोगों सेम होगा एग्जाम में, दीदी लोग सेम होगा। एक ना डेट भी मान लो, अब तो डेट का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं अक्टूबर की जगह लिख दूं 1 जुलाई तो तुम निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मंथ के बीच के नहीं देंगे, क्योंकि भाई मंथ के बीच के लोगे तो 15-15 दिन का डेटा निकालना पड़ेगा तुम्हें। वो बच्चा निकाल लेगा भाई, इतना वो करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई बंदा 15 जनवरी को ज्वाइन कर रहा है ऐसा होता नहीं। 100% लोग कब ज्वाइन करते हैं? 1 तारीख को ज्वाइन करते हैं और 31 को ही रिटायर होते हैं प्रैक्टिकली। उसमें पता क्या लिखा होगा? ज्वाइनिंग डेट ये है और एक खतरनाक लाइन लिखी होगी, सैलरी ड्यू नेक्स्ट मंथ। पूरी दादा ये क्या खतरनाक बात लिखवा दी सर, सैलरी ड्यू। अब सुनना ध्यान से, होता क्या है। अभी जो तुमने क्वेश्चन करे ना, तो ये क्वेश्चन जाने अनजाने तुमने कर लिए, सैलरी 31 तारीख को ड्यू है। कब है? 31 को ड्यू है। अगर मैं लिख रहा हूं सैलरी नेक्स्ट मंथ ड्यू है, तो हम मानते भी हैं कि सैलरी प्राप्त भी कब होगी? नेक्स्ट महीने ही होगी। और प्रैक्टिकली होता भी यही है। एक बंदे ने 31 तारीख तक जॉब करी, उसकी कंपनी बोलती है भाई सैलरी कब आएगी तेरे खाते में? अगले महीने की 7 तारीख को, चलो 2 तारीख को, 3 तारीख को या 1 तारीख को। 1 तारीख को तो बहुत कम की आती है ना, अगले महीने 6-7 दिन लगा देते कैलकुलेट करने, पिछले दिन ओवर टाइम कितना रहा, छुट्टी कितनी बार, ये सब करने। 7 तारीख को। अब मुझे बताओ, जो सैलरी मेरी बन रही है वो मुझे मेरी ड्यू कब हुई है? यानी ड्यू का मतलब होता है अकाउंटिंग भाषा में भी मांगने का अधिकार। मांगने का, एक्रूड का मतलब होता है एक तरीके से कि आपने उसे अर्जित कर लिया, कि पैसा आपका मिलेगा। लेकिन मुझे अधिकार कब मिलेगा? कि मुझे दो। ऐसे लड़ूंगा कब? जब वो सैलरी क्या हो जाएगी? ड्यू। तो हर एक, जब भी आप एम्प्लॉयमेंट पे जाएंगे तो आपके एम्प्लॉयमेंट का जो लेटर होगा, एम्प्लॉयमेंट लेटर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लिखा होगा कि आप 1 महीना जॉब करेंगे, दैट योर सैलरी विल बी ड्यू ऑन 5 नेक्स्ट मंथ एंड अप्रोक्सीमेट क्रेडिट टू योर अकाउंट अप टू 7। तो मतलब तुम्हारा मांगने का अधिकार कब जनरेट हुआ है? 5 तारीख को या 7 तारीख को। 31 तक तो वो एक्रूड, समझ रहे अकाउंटिंग वर्ड? एक्रूड का मतलब मैंने कमा लिया, ड्यू का मतलब मेरा राइट जनरेट हो गया। क्या राइट जनरेट होगा? केस करने का, कोर्ट में जाने का, लड़ने का, कि जब मैंने कमा लिया तो दे, और दे नहीं रहा तो कहां जाऊंगा। अब इसका मतलब जब तुम्हारी सैलरी अगले महीने ड्यू हुई है, तो उसमें सुनना बहुत खतरनाक बात, तो जो मेरी इस महीने की सैलरी होगी वो टैक्सेबल कब होगी? जब अगले महीने। और प्राप्त भी कब हो रही है? अगले महीने। इसका मतलब जो मेरी अप्रैल की सैलरी होगी वो टैक्सेबल कब होगी? मई में। और मई वाली जून में। तो इसका मतलब साइकिल और चक्की कैसे घूमती है? अगले महीने में घूमती है। अब देखो ये क्वेश्चन नोट कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को मैं फिर से सॉल्व करता हूं। अच्छी बात यह कि सैलरी कभी भी ड्यू हो, पे स्केल तो सेम रहेगा। पे स्केल क्या रहेगा? सेम। अब होश में सुनना मैं क्या कर रहा हूं, होश में देखना पहले। अब चलो जूम करता हूं ताकि तुम होश में देख पाओ। ये वर्ड लिखा मिला है, अगर ये वर्ड लिखा मिला है सैलरी ड्यू नेक्स्ट मंथ, इसका मतलब अप्रैल की सैलरी मई में मिलेगी। तो मुझे बताओ अप्रैल 24 में मैंने कितने कमाए?
अरे 19। अब ये कमाए कब है? कमाए कब है मुन्ने? अप्रैल में कमाए हैं। ड्यू कब हुए हैं? मई में। तो इसे ताई कहते हैं किसके आगे लिख? मई के आगे लिख, क्योंकि मैं मानती हूं तूने मई में पैसा लिया है। ड्यू और रिसीव कब हुआ? मई में। तो इस खतरनाक शब्द की वजह से मुझे अप्रैल का पैसा मई में लिखना पड़ेगा। मई का जून में, जून का जुलाई का, अगस्त का सितंबर का, अक्टूबर में, अक्टूबर का नवंबर में, नवंबर का और दिसंबर का। अब मम्मी ने वहां चप्पल उठा ली। तू तो कहता जनवरी में मिठाई का डब्बा आएगा, तो मम्मी को सॉरी बोलना पड़ेगा। मम्मी जनवरी में मिठाई का डब्बा आना था, लेकिन गलती से कहां शिफ्ट हो गया वो? क्यों? क्योंकि मैंने कमा तो जनवरी में लिए कितने? कमा तो मैंने जनवरी में लिए 22, क्योंकि मम्मी जनवरी 22 में मेरी सैलरी बढ़ती है, 22,000 हो जाती है। मैंने कमा जनवरी में लिए 22, लेकिन मुझे मिलेंगे कब? अरे भैया ये सबसे डेंजर चीज होगी इस क्वेश्चन में। यहां लिखने पड़ेंगे 22 और फरवरी के लिखने पड़ेंगे मार्च में। मार्च 25 से आगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं। अब लोचा ये हुआ कि अप्रैल 24 के आगे कॉलम खाली रह गया। तो इसमें इतना टेंशन क्यों लेने का है ना? यानी मार्च में कौन सी सैलरी मिलेगी? मार्च में कौन सी सैलरी मिलेगी? फरवरी वाली मार्च में मिलेगी, नहीं मिलेगी? तो फरवरी में कितनी थी? 19 ही थी। तो यहां भी कितना आएगा? इस बार आंसर कितना है बाबू? इस बार आंसर पिछले क्वेश्चन से अलग आएगा। 2। हाँ तो अप्रैल, हाँ मार्च वाली अप्रैल में डाल दी। तो जो मार्च 24 की थी वो अप्रैल में डाल दी, अप्रैल 24। और पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था? इसी का ही 237 है ना? समझ गए? डिफरेंस आया नहीं आया? तो इस थोड़ा सा डिफरेंस का मतलब है एग्जाम में पूरा डेटा गलत हो जाना। अगला सवाल कर दो तुम। सेम क्वेश्चन, सेम डेटा, अब फाइनल क्वेश्चन, मुझे आंसर बता दो इसका। मजे मत लो, इसका आंसर बता दो मुझे। क्वेश्चन नंबर 2, 1 नवंबर को सैलरी ड्यू है। इस बार 178 नहीं आएगा आंसर। कैसे करेंगे? अब ये बताओ, इस खतरनाक शब्द की वजह से क्या होगा? जिस महीने की सैलरी मेरी पे स्केल से निकलेगी ना, उस महीने की सैलरी अगले महीने में लिखनी है। अब मुझे बताओ पे स्केल में बताओ अप्रैल 24 में कितना मिलेगा, है ना? नवंबर 23 और नवंबर 24 के बीच में अप्रैल 24 आएगी। तो अप्रैल 24 में मेरी सैलरी 14,000 थी। अप्रैल 24 में 14,000 थी, लिखनी पड़ेगी मई के आगे। क्यों? क्योंकि ड्यू नेक्स्ट मंथ लिखा है क्वेश्चन में। कितनी लिख दूं? जून के आगे, जुलाई के आगे, अगस्त के आगे, सितंबर के आगे, अक्टूबर के आगे, नवंबर के आगे भी 14,000 लिखने पड़ेंगे। बल्कि मिठाई का डब्बा मम्मी इंतजार कब करती हैं? नवंबर में इंतजार करती हैं। पर मम्मी को तसल्ली देनी पड़ेगी, मम्मी थोड़े दिन वेट कर लो, नवंबर की सैलरी मेरी मिली नहीं है, तो मैं मिठाई का डब्बा कहां से ले आऊं? मिलेगी कब? भड़ी नवंबर में, पर मिलेगी कब? तो नवंबर की सैलरी मुझे लिखनी पड़ेगी दिसंबर के आगे। कितने रुपए? दिसंबर की जनवरी के आगे, जनवरी की फरवरी के आगे, और फरवरी की मार्च के। मार्च तक का डेटा हो गया, लेकिन अप्रैल 24 का कॉलम खाली रह गया। तो अप्रैल 24 में वो सैलरी लिख दो जो मार्च 24 की थी, क्योंकि मार्च 24 वाली कहां जाएगी? अप्रैल 24। कितने रुपए लिख दूं? अब टोटल कितना आ गया आंसर? हाँ, तो 178 नहीं आएगा, 176 आएगा। इसका मतलब पे स्केल सेम है, आंसर 2 हो सकते हैं इस खतरनाक शब्द की वजह से। अगर सैलरी ड्यू ऑन नेक्स्ट मंथ नहीं लिखा तो वैसे सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। अगर सैलरी ड्यू ऑन नेक्स्ट मंथ लिखा है तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा।
तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि सैलरी चैप्टर, समझ गए फॉर्मूला अलग हो गए नहीं हो गए? अब सैलरी चैप्टर में मुझे क्या निकालना है? बेसिक पे निकालनी है, तो बेसिक सैलरी निकालने का ये फॉर्मूला है। तो अगर तुम कहने लगो कि एमपी एमएलए की सैलरी हेड में आ जाएगी तो उनके ऊपर ये फॉर्मूला लग जाएगा, और बल्कि अदर सोर्स में फॉर्मूले अलग होते हैं, इसलिए मुझे हेड पहचानना जरूरी है ना, राइट? तो नोट कर लिया इसे। तो ये बिल्कुल बेसिक सैलरी निकालने का फॉर्मूला। अगले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि सैलरी हेड के अंदर मुझे मेरी कंपनी से किस किस प्रकार का पैसा मिलता है। अब जैसे एक बात, एक सस्पेंस लेके जाते हैं, क्या कंपनी घर देती है नहीं देती? तुमने सुना होगा यार कंपनी तो उससे घर है। क्या कभी कंपनी गाड़ी देती नहीं देती? अच्छा, कुछ कंपनी खाना भी देती है जो बेचारे रात को जॉब कर रहे हैं, है ना। और जैसे मान लो आरकेजी से, मुझे आरकेजी कंपनी है, मान लो मैं इंप्लॉय हूं, मुझे आरकेजी से रोज चाय मिल गई, है ना, एक कप चाय मिल गई, या कॉफी मशीन है तो कॉफी मिल गई, तो ताई उस पर टैक्स लेगी नहीं लेगी? ऐसे कैसे कह रहे हो? नहीं। तो अगर लेगी तो कैसे लेगी, और नहीं लेगी तो क्यों नहीं लेगी? ये सैलरी हेड बताएगा कि क्या ताई चाय पे भी टैक्स लगा सकती है? खाना मिल रहा है तुम्हें कंपनी तरफ से, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? बात समझ में आ रही है? कंपनी तरफ से तुम्हें ऑफिस से काम से घूमने भेज दिया, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? कंपनी ने तुम्हें टिकट दे दी, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? कई बार देखा होगा कंपनी बीमार होगा तो कंपनी क्या बोलती है? इलाज करा ले फोर्टिस में जाके, 62 में, सेक्टर 62 चला जाए फोर्टिस, इलाज करा ले फोर्टिस में जाके, बिल हम भरेंगे। तो मेरी बीमारी का बिल किसने दे दिया? कंपनी ने। तो क्या ताई उस पर टैक्स लगा देंगे? लगा देंगे। इन सभी राज की बात कब पता लगेगी? अगली क्लास से पता लगेगी। हाँ देते हैं, बिल्कुल देते हैं। ठीक है, हाँ, कि कहां कहां से पैसा कमाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।